बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर विज्ञान का आपका कोर्स चल रहा है। सुपरटेट में आपके सिलेबस के हिसाब से जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। ऐसे में हम आपको केमिस्ट्री का एक पोर्शन पढ़ा रहे थे, आखिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी भी तत्व के बारे में दिया हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक वेट दिया है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें प्रोटॉन और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आखिर कितनी कितनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल के लिए, तो ध्यान दीजिए, जो ये सारी चीज़ें, एक सवाल भी मैंने दिया था, बहुत कम बच्चों ने ऐसे में आंसर किया है। मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन था आपका भी यहीं पर है, जी हाँ ये रहा, 2He4 करके लिखा हुआ है। ये यहाँ पर He है आपका, ये मतलब 2 आपका ये हीलियम का ऐसे में तत्व है और यहाँ पर 4। और मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर बहुत ही कम बच्चों ने प्रीवियस वीडियो में आंसर दिया है। मतलब सीधा सा है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 17,000 पदों की संख्या है। आपको ये चीज़ तब समझ में आएगी जब सारी चीज़ें निकल चुकी होंगी। आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, आप अलग क्या कर रहे हो बाकियों से, आप अपने आप को अलग कैसे करेंगे। वो लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं और आप भी अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर तो आप उन्हीं की कैटेगरी में आए, और ऐसे में एक सीट मिलना बहुत मुश्किल है। लाइन लगी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, ये भी ध्यान रखें। और मैं आपको बता दूं, ऐसे लगता होगा कि ठीक है ज्ञान की बातें छोड़ो, लेकिन यही बातें हैं, कहते हैं ना कि ज़्यादा पढ़ाई से बेहतर ये है कि आपकी रणनीति क्या है। यहाँ पर क्लास लेने और सारी चीज़ों से बेहतर ये है कि आप कितनी अच्छी रणनीति बनाते हैं। ठीक है, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलने वाली, ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखें। 17,000 पद हैं, रिजर्वेशन में आधा से ज़्यादा निकल जाने वाला है, ये भी याद रखें। ठीक है, तो कुछ तो अलग करिए, कम से कम पूरा वीडियो देखिए, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका आंसर करिए। मेरे पढ़ाने से ही सब कुछ नहीं होगा, आपके पढ़ने से भी होगा, पढ़ने से ही होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ज्ञान की बातें भी हो गई। थोड़ा सा मैं देख रहा था कि कितने बच्चे आंसर करते हैं। ऐसे में आज बात करेंगे यहाँ पर हम ध्वनि के बारे में। आखिर साउंड वेव्स क्या होती हैं। सबसे पहले इन्होंने ध्वनि तरंगे, तरंग के बारे में बोला है कि आपको अगर परिभाषित करना है कि तरंग क्या है, तो ये कहते हैं, जैसे अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं, तो तरंग का मतलब होता है लहर। कुछ इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, हम बोल देते हैं कि वेव है ये। कहते हैं जैसे आप बोलते हो ना, कोरोना की तीसरी लहर, कोरोना की चौथी लहर, ऐसे अभी तीसरी लहर का वो है। घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे में है ना, बाहर निकलिए, मास्क लगा के निकलिए, वो सारी चीज़ें। अभी इस समय मैं आपके लिए इस समय की बात बता रहा हूँ, तो वेव ही है आपका। कहते हैं कि भौतिकी में यह कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करता है। ये बताता है कि कितना कुछ कंपन हो रहा है, दोलन हो रहा है। ये कंपन दोलन को हम कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। ये कहते हैं आपसे कि तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो स्थानांतरण होता है, इन्हें ही हम क्या कह देते हैं, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण। जब ऊर्जा का संचरण, दोलन, कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है, तो इसे ही हम तरंग कह देते हैं। अब ये क्या है आपका, ये उतार है, ये चढ़ाव है, ये उतार है, ये चढ़ाव है, ये वही तो है, और इसे हमने वेव कह दिया। कहते हैं कि वेव जो है वो एक डिस्टरबेंस होता है, एक विक्षोभ होता है। वास्तव में इसके माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। ये चीज़ भी बताया हुआ है कुछ इन्होंने वेव्स के उदाहरण में। रेडियो तरंगे हैं, ध्वनि यांत्रिक तरंगों के बारे में बताया हुआ है। कहते हैं कि तरंगों के प्रकार 4 आधारों पर हम इन्हें बांटते हैं। एक तो ये कहते हैं माध्यम के आकार के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर बोला हुआ है, कणों के आधार पर बोला हुआ है। यहाँ पर फिलहाल के लिए 3 है, अभी लास्ट में हम और देख लेंगे जो भी इसमें मिलेंगे हमें। कहते हैं जब हम इन प्रकारों की बात करते हैं, सबसे पहले जो 2 प्रकार में है यहाँ पे, जो पहला वाला है मतलब माध्यम के आधार पर, उसमें 2 प्रकार हैं। पहला यांत्रिक है, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो ये आखिर यांत्रिक तरंगे या फिर मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। कहते हैं जब हम किसी फिजिकल मीडियम की बात करते हैं तो हमें डिस्टरबेंस जो है देखने को मिलेगा, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदलता है। विक्षोभ माध्यम में बिना स्वरूप बदले परिवर्तन करके आगे की तरफ स्थानांतरित होता है या आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे अब अगर हम बात करें स्प्रिंग में जो तरंगे होती हैं, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यही कि स्प्रिंग में जो तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है, वो यांत्रिक तरंग है आपका। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात, इनके स्थानांतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम मतलब 3 ही माध्यम आप बात करते हो, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस माध्यम है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों में रेडियो वेव्स सबसे
बड़ा उदाहरण है। ठीक है, रेडियो वेव्स। आपके लिए क्वेश्चन क्या है आज के लिए? सवाल देखते हैं कमेंट में कितने लोग आंसर करते हैं। ये आपकी सक्रियता, आपकी क्रियाशीलता को दिखाता है, आपके ऐसे जुनून को दिखाता है उस चीज़ को लेकर के कि आप कितने एक्टिवली आते हैं कमेंट में आंसर करने के लिए। आखिर रेडियो तरंगें होती हैं, ये वायुमंडल के किस परत या लेयर से टकरा करके पृथ्वी की सतह पर आती हैं, यही आपको बताना है। ठीक है, सवाल तो समझ गए होंगे। बी प्रकार में क्या है? अगर हम बात करें ऊर्जा के संचरण के आधार पर, तो वो भी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक प्रागामी तरंगे होती हैं और एक यहाँ पर अप्रागामी तरंगे होती हैं। आखिर प्रागामी का क्या मतलब है? प्रागामी मतलब आगे बढ़ते रहना। ठीक है, प्रोग्रेसिव प्रकार का आप इसे कह सकते हैं। तो किसी माध्यम में एक नियत वेग से ही आगे बढ़ती हैं, अर्थात इन तरंगों का वेग एक जैसा होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। जल की सतह पर जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो इन्हीं के उदाहरण में हमें देखने को मिलेंगी। कहते हैं कि ऊर्जा का संचरण एक कण से दूसरे कण में होता है। ये बात मैं अभी आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। अप्रागामी तरंगों की अगर बात करें, जब दो तरंगे जिनका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य बराबर हो, दोनों तरंगे आपस में विपरीत दिशा में गति करें, वो क्या था आपका? इन्होंने इसमें क्या बोला था? जब हम यहाँ से बात करते हैं तो नियत वेग से ही आगे बढ़ती हैं, एक नियत वेग से आगे बढ़ेंगी। और इसमें क्या है कि आपका विपरीत दिशा में गति करें और इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से एक स्थिर तरंग बनती हुई प्रतीत होती है। अध्यारोपण मतलब समझते हैं आप? मिलान समझ लो। इनके मिलने से एक नई, एक स्थिर तरंग बनती हुई हमें प्रतीत होती है, हमें ऐसा लगता है। इस स्थिर प्रतीत तरंग को ही आप आगामी तरंग बोल देते हैं। समझ में आया दोस्त? तो बांसुरी है, गिटार की तरंगे, ये चीज़ तो समझना ही है कि अप्रागामी क्या है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है उदाहरण। ये उदाहरणों को बहुत अच्छे से समझिए। तो बांसुरी और जो गिटार की तरंग है वो अप्रागामी तरंगों में ही हमें देखने को मिलेंगी। कहते हैं विमीय आधार पर अगर हम बात करते हैं तो एक विमीय, द्विविमीय करके बोला हुआ है। विमीय मतलब होता है डायमेंशंस। ठीक है, ओके। जब तरंग किसी दिशा या विमा में, एक ही दिशा या विमा में अगर गति करती है तो उसे सरल रेखा में गति करना बोल देते हैं। जैसे सीधी बंधी हुई रस्सी में जो उत्पन्न तरंग है, तो आपका एक लीनियर सा पाथ है, एक विमा है। विमा मतलब समझते हैं डायमेंशंस। ये आपका एक्स एक्सिस बोल देते हो, ये वाई बोल देते हो, ये जेड बोल देते हो, बिल्कुल वैसा ही कहते हैं जब हम टू डायमेंशनल बात करते हैं, द्विविमीय। जब कोई तरंग दो विमाओं में गतिशील हो तो यह कह सकते हैं कि तरंग किसी तल में गति करती है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? इन्होंने बोला हुआ है दो विमाओं में गति करें। तो जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे जो है वो आपकी टू डायमेंशनल वेव्स में आपको देखने को मिलेंगी। ये तो बात हो गई। फिर बात आती है जब हम त्रिविमीय तरंगों की बात करते हैं। कहते हैं अब इन्होंने तीन विमाएं कर दी, एक्स एक्सिस ले लो, वाई ले लो भैया, जेड भी ले लो, समझ रहे हैं? या फिर स्वतंत्र आकाश में जो है वो हमें इस प्रकार की तरंगे देखने को मिलेंगी। त्रिविमीय मतलब आपका पूरा वातावरण, वायुमंडल पड़ा हुआ है, घूमते रहे तो घूमने वाली ऐसी चीज़ें जो है वो रेडियो वेव्स के साथ में होती हैं, जो इसके उदाहरण के रूप में हमें देखने को मिलेगा। कणों की गति के आधार पर जब हम यांत्रिक तरंगों के प्रकार की बात करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस में संचरित होती है, ये बताया है पहली चीज़। दूसरा क्या कहते हैं ऐसे में कि संचरण के लिए आवश्यक है माध्यम में इलास्टिसिटी होना और इनर्शिया के गुण मौजूद हों। प्रत्यास्थता, किसी चीज़ को खींचने वाली चीज़ें, जड़त्व की बात, इनर्शिया मूवमेंट, जब हम बात करते हैं यहाँ पर फोर्स का ही एक अंग बोल लो आप ऐसे में, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण जो हैं वो होने बहुत ज़रूरी हैं। ट्रांसवर्स वेव्स, अभी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का नाम मैंने लिया था, तो उनके बारे में अब हम बात करेंगे। कहते हैं जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो। क्या लिखा है? आप फिर से बहुत ध्यान से, आराम से, किसी माध्यम में जो तरंग है उसकी गति की दिशा जो कण के कंपन है उनके करने की दिशा के लंबवत अगर हमें परपेंडिकुलर मिले, 90 डिग्री पर मिले, तो इसे हम ट्रांसवर्स वेव्स कह देते हैं। कहते हैं यहाँ पर भी देखिएगा, बिल्कुल 90 डिग्री वाला तरंगे केवल ठोस माध्यम और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। द्रव के भीतर या गैसों में यह संभव नहीं है। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है, आप समझ रहे हैं? सीधा सीधा पूछा जाएगा कि ठोस माध्यम में, या फिर आपसे ये कहेंगे कि इनमें से कौन सी तरंग है जो द्रव के भीतरी या गैसों में जिनका संचरण संभव नहीं है या जो हमें देखने को नहीं मिलती हैं, और उनमें आंसर क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि आपका अनुप्रस्थ तरंगे। देखिए इसमें बताया हुआ है, अब ये शीर्ष और क्रेस्ट करके लिखा है,
ये आपका क्रेस्ट करके है, ये आपका गर्त है जिसे हम ट्रफ करके बोल देते हैं। तो ये ऊपर गया, फिर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। आप ये 90 डिग्री बहुत अच्छे से तल के हिसाब से देख पा रहे होंगे। इन्हीं चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो इस तरह से जो तरंगे चलती हैं उन्हें हम लोग ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंगे कह देते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पर आपका गोला किया था कि द्रव के ऊपरी सतह प्लस ठोस, इसी में चलती हैं। द्रव के ना तो भीतरी सतह में और ना ही गैस में ये संभव है। बात आती है जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों की, जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कण के कंपन की दिशा के समानांतर, वहाँ पर परपेंडिकुलर था आपका, वहाँ पर 90 डिग्री था, यहाँ पर अलोंग या पैरेलल बोल देते हो आप। इन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह देते हैं। ये तरंगे संपीडन और विरलन के रूप में संचरित होती हैं। इसके ऊपर वाला क्या था आपका, देखिए दोनों ही चीज़ें हैं जो आपको ऐसे में ध्यान रखनी है, संपीडन और विरलन। संपीडन, आप किसी चीज़ को कंप्रेस करने की बात कर रहे हो, ठीक है, आप किसी चीज़ को ऐसे में कंप्रेस करने की बात कर रहे हो या कंप्रेस करने की। और दूसरा जब हम विरलन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन, आप दूर दूर जाने की भी बात करते हैं, दोनों ही दशाओं में। ठीक है, संपीडन के स्थान पर माध्यम का दाब और घनत्व जो है वो अधिक होगा और विरलन के स्थान पर कम होगा। देखो यार, सीधा सा है। एक बात बताइए, जब हम आपको ठोस पढ़ा रहे थे तो ठोस में क्या था, वहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो था ही नहीं। ऐसे में आपस में जो भी आपके मॉलिक्यूल्स थे वो क्या थे, बंधे हुए थे। और ऐसे में इसका जो घनत्व था, डेंसिटी था, वो ज़्यादा थी कि नहीं, एग्जैक्टली ज़्यादा थी। तो जब यहाँ संपीडन होगा, जब कंप्रेस करेंगे तो सीधी सी बात है कि वो ठोस प्रकार से बन रही होगी ऐसे में, तो वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी। वहीं अगर हम विरलन की बात करें, जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, लो भैया स्पेस दिख रहा है, तो वहाँ पर डेंसिटी कम होगी, यही लिखा हुआ है। वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये सारे जो है इन्हीं के उदाहरणों में हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर साम्यावस्था में स्थिति क्या है वो, और यहाँ पर संपीडन और विरलन का दिखाया हुआ है। संपीडन का मतलब देखिए लिखा हुआ है इन्होंने घनापन, मतलब ऐसे 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 ऐसे, और जहाँ विरलन की बात आएगी वहाँ ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी। ये ईंट है, पत्थर या बांट करके है जिसे नीचे लटकाया गया है, और ऊपर एक आपका जो है किसी चीज़ से, उसी को यहाँ पर शो कराया गया है कि आखिर कैसे हम परिभाषित करेंगे जब हम अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं इन्हें समझा है। मैं आपको इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस MCQs कराऊंगा। सारे क्वेश्चंस जो है अभी मैं तैयार कर रहा हूँ, इसीलिए क्लासेस जो है वो ये केवल मैं रेगुलर अभी दे पा रहा हूँ। सारी क्लासेस मैथमेटिक्स और रीजनिंग की भी आपको मिलेगी, और बाकी सभी के MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बने रहिए हमारे साथ में। टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी को ज़रूर ज्वाइन करिए। ऐसे में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को आगे और बढ़ाने में हमारी मदद करें ऐसे में। और बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो अगला टॉपिक लिखा हुआ है ध्वनि, साउंड की क्या बात है भाई। कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। हम अभी अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ के आए हैं, तो जब भी हम ध्वनि के बारे में बात करेंगे तो क्या होंगे, अनुदैर्ध्य होंगे। इनकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन होने से होती है, लेकिन सब प्रकार का कंपन ध्वनि नहीं करता है, या फिर सभी प्रकार के कंपन जो है वो ध्वनि आप नहीं कह सकते। तरंगावृत्ति अगर 20 कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज के बीच है तो इसकी अनुभूति हमारे कानों द्वारा हो जाती है। मतलब हमारे कान कितना कुछ सुन सकते हैं वो बात यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, आगे कहते हैं कि भिन्न भिन्न जानवरों के लिए ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति परिसर है, ये आकृति नहीं है, आवृत्ति है, यानी कि रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, वो अलग अलग होती है। ठीक है, कहते हैं कि ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं तरंगों के लिए किया जाता है जिसकी हमें कानों द्वारा या जो हमें कानों द्वारा सुनाई देती हैं। अब आया समझ में कि आखिर सभी प्रकार की ध्वनि, सभी प्रकार के तरंगों को हम ध्वनि क्यों नहीं कहते हैं। हम उन्हें ध्वनि कदाप नहीं कहेंगे, कदापि नहीं कहेंगे जो हमें सुनाई ही नहीं देंगी। ठीक है, ओके, पता लगा कुत्तों को सुनाई दे रही है, बहुत बारीकी सा वो सुन लेते हैं, तो वो हमारे लिए ध्वनि नहीं है। फिर अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। ये बोला हुआ है यहाँ पर, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज करके बोल देते हो, हमारे कान इसे नहीं सुन सकते। इन तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोत से या सोर्सेज से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, आपसे कहते हैं श्रव्य तरंगे, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के
20,000 हर्ट्ज के बीच में देखने को मिलेगी और यही हमारे कान सुन सकते हैं। वही जब हम बात करते हैं इंफ्रासोनिक करके आपका पराश्रव्य तरंगें, तो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये इसे बहुत आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर पराश्रव्य तरंगों का उपयोग क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, अरे वाह, ये तो हमें नहीं पता था, है। या यहाँ से ही सवाल जो क्वेश्चन है वो यहीं से फॉर्म होते हैं। एक तो श्रव्य पराश्रव्य का रेंज क्या है, परास जिसको बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक। और फिर ये तो मेडिकल सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड में इसका यूज़ होता है, संकेत भेजने में यूज़ होता है। कीमती कपड़े हैं, वायुयान हैं, घड़ियों के पुर्जे इनको साफ करने में, गांठिया रोग के उपचार में है, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। आप सोचिए कितना यूज़ है इसका। ये चीज़ें जो है वो आपके काम की हैं। मैंने आपसे कहा कुछ यहाँ पर फैक्ट लिखे हुए हैं, इन फैक्ट्स को हम पढ़ लेते हैं। आपसे कहते हैं कि जो जो व्यक्ति की आयु बढ़ती है उनके कान उच्च आवृत्ति हेतु कम सुग्राही होते हैं। और आप क्या कहते हो, है क्या है, दादा का सुनाई नहीं दे तब, उम्र हो गई दादा की, दादी सुन नहीं पावत। गैंडा यानी कि राइनोसोरस 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगों से संपर्क स्थापित करता है। ये बात इन्होंने बताई हुई है। आगे क्या कहते हैं, जब हम हाथी की बात करते हैं, वेल लिखा हुआ है, ये हाथी अपश्रव्य पराश्रव्य अवश्रव्य तरंगों से रिलेट करती हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। कुछ प्रजाति के जो मौत होते हैं, ठीक है, मौत करके जिन्हें बोलते हैं, उनके श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये मौत चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की ची ची की ध्वनि भी सुन सकते हैं। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार वह स्वयं को पकड़े जाने से बचा लेते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पर बताई गई है जब हम कुछ अलग से प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो क्वेश्चंस बनते हैं, जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं आपके, कि आखिर क्या है आयाम, एम्पलीट्यूड क्या है टाइम पीरियड, आवर्तकाल क्या होता है, आपका आवृत्ति फ्रिक्वेंसी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ख़ासकर आपका n = 1/t यानी आवृत्ति की जब हम बात करेंगे तो ये आवर्तकाल के आपका व्युत्क्रमानुपात यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिलेगा। इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है, तो इनको लेकर के हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियो में इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। कोई और सवाल है, समस्या, दिक्कत है, सुझाव है मेरे लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।